दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर। फ्रेंड, अभी हाल ही में 2019 का रिजल्ट निकला हिंदी मीडियम को। 2 दिन से हम भी एनालाइज कर रहे थे यार, कितने टॉपर्स हैं हिंदी मीडियम से रिलेटेड। तो हम देख सकते हैं कि हम उनको हम अपने फिंगर्स पे यानी कि उंगलियों पे काउंट कर सकते हैं। ये हाल हो गया है अब 2019 के रिजल्ट का, जो फाइनल रिजल्ट निकला है उसके हिसाब से, जो भी हाल ही में 2 दिन पहले 4 तारीख को दोपहर में आया था। अब यहाँ पे ये एक समस्या ये देखने को मिली हिंदी मीडियम के अंदर कि एक निराशा वाली लहर दौड़ दौड़ रखी है। स्पेशली मैं जो भी पैचेस कंडक्ट करता हूँ, मेरे पास से काफ़ी सारे कॉल्स और कमेंट्स आए कि सर अब क्या होगा। तो मैंने उनको यही बोला कि हैव फेथ, अपने ऊपर सबसे पहले विश्वास बना के रखो। मैं पहला पॉइंट यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ कि हिंदी मीडियम वालों, कि अपने ऊपर पहले विश्वास बना के रखना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। कभी किसी से कंपेयर मत करो, कौन क्या है क्या नहीं है इसके पीछे हटाओ। बस आपने ये सोचना है कि आप किसी से कम नहीं हैं, आप अपनी तरफ से अच्छी स्ट्रैटेजी लेके चल रहे हैं, आप उसी पे ही अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखें, यानी कि जिसको बोलते हैं ना कि रेगुलरिटी को बना के रखें। होता क्या है हिंदी मीडियम से रिलेटेड, पहली बार सामान्य पृष्ठभूमि से आते हैं तो इतना ज्ञान होता नहीं है, भटकाव में ज़्यादा पड़ जाते हैं। तो पहला मुद्दा क्या होता है, भटकाव। भटकाव में ये बोल सकता हूँ कि ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, सारे पढ़ लो, सब कुछ पढ़ लो। और जब बाद में ब्लंडर हो जाता है, जब एग्ज़ाम 2 महीने पहले आता है, तो फिर फर्रे लेके बैठ जाते हैं, 365 लेके बैठ जाते हैं, कुछ लेके बैठ जाते हैं, या फिर कोई मैगज़ीन लेके बैठ जाता है। ब्लंडर होना स्टार्ट हो जाता है। तो इन ब्लंडर को ख़त्म करेंगे। इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डाला है। एक, क्या स्ट्रेटजी हो फॉर द मेंस पर्सपेक्टिव, क्योंकि ये वीडियो बेसिकली मेरी मेन स्ट्रेटजी से ज़्यादा बिलोंग रखती है। प्रीलिम्स में मैं यहाँ पे कोई डिस्कस नहीं करने वाला। एक ओवरऑल एनालिसिस क्या कहता है इसको मैं डिस्कस करूंगा, और फाइनली मैं यहाँ पे कंक्लूजन के हिसाब से जो मैं चीज़ों को आगे लेके चलूँगा कि कंक्लूजन क्या हो अगर आप इस पर इम्प्लीमेशन करते हैं। मैं ये नहीं कहता सारे पॉइंट्स पे आप इम्प्लीमेशन करें, जो भी आपको अच्छे पॉइंट्स लगते हैं उनको डायरी में लिख लेंगे, साइड में लिख लें, और उस पर रेगुलरिटी के साथ इम्प्लीमेशन करें। देखना रिजल्ट आने वाले टाइम में बहुत बेहतर होगा। बाकी खैर, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, ये कुछ किताबें हैं रेगुलर बेसिस पे, मेरा डेली बेसिस पे हिंदी में कंटेंट, हिंदी में एडिटोरियल मेरा द हिंदू का आता है। दिन में 1 या 2 एडिटोरियल, जैसा भी डिपेंड ऑन सिचुएशन कि न्यूज़पेपर कितना बड़ा है। तो मेरा ये एक आता है जिसको अरोड़ा आईएएस, आप चैनल टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा अरोड़ा आईएएस, और वहाँ से प्लीज़ ज्वाइन करके रखें ताकि आपको इन फ्यूचर में मेरी तरफ से अपडेट्स मिल सके। बाकी ये कुछ किताबें लॉन्च करी हैं। हिंदी में राज्य व्यवस्था ज्योग्राफी में बना रहा हूँ, और इंग्लिश में काफ़ी कुछ लॉन्च हो चुका है, उसको आप फ्लिपकार्ट अमेजोन से देख सकते हैं। एनालिसिस करते हैं पहले फटाफट। एनालिसिस दोस्तों यहाँ पे ये होता है कि देखो, यूपीएससी 2012 तक के अगर मैं पैटर्न की बात करूँ, यानी कि 2012 तक टेल, वहाँ पे क्या होता था, ऑप्शनल जो होते थे 2 होते थे। 2 ऑप्शनल होते थे। एक क्या, तो हिंदी मीडियम वाले क्या करते थे, इस 2 ऑप्शनल को तो बहुत अच्छे से खींचते थे कि पकड़ होती है, मजबूती होती है, कंसेप्ट की बहुत अंदर मतलब की धारणाएं होती हैं। तो उस केस में क्या होता था, हिंदी मीडियम वाले 2 ऑप्शनल को बहुत अच्छे से पकड़ते थे। तो इसमें से क्या होता था कि मान लो 600 वर्ड के होते हैं, तो 1200 में से कुछ ऑलमोस्ट मान के चलते हैं कि 700 आठ 775 या इवन 800 तक जो है ये बच्चे जो है यहाँ से, इसमें से 1200 में से जो है ले आते थे। थोड़ा बहुत 300 मार्क्स के आसपास का पेपर होता है जीएस का, तो उसमें लोड लोड पर मतलब होता है ना कि लोड घसोट के जैसा भी है 150 या फिर 120 ले आते थे। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में बढ़त ले जाने के बाद और एसए में बढ़त ले जाने के बाद इनका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाता था। लेकिन 2019 के अगर पैटर्न को देखूँ तो यहाँ पे हार्डली रिजल्ट कुछ 1 to 1.5% के आसपास है। टोटल सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ कि बोलते हैं ना कि क्रिटिकल एंडायर स्पीसीज हो रहे हैं। अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बात करूँ तो मुझे तो ये लग रहा है कि कहीं एक्सटेंडेड ना हो जाए, विलुप्त ना हो जाए हिंदी मीडियम वाले। अभी जो सिचुएशन ये बन रही है कि क्रिटिकल एंडायर स्पीसीज में आ रखे हैं, जैसा आपने देखा होगा आईसीयूएन की जो रिपोर्ट्स होती हैं उसमें, तो मैं इनको क्रिटिकल एंडायर स्पीसीज ही कहूँगा अभी मैं। यानी कि बोल बोल सकता हूँ कि संकट ग्रस्त कैटेगरी के अंदर भी हिंदी मीडियम वाले जो है इस समय पड़े हुए हैं। सिंपल सी बात है, क्योंकि 38 to 40% के आसपास जो हिंदी मीडियम का रिजल्ट 2012 में होता था, यानी कि अगर मान लो 500 बच्चे आईएएस में निकलते थे तो 250 हिंदी मीडियम के आसपास होते थे, या फिर इवन 200 के बच्चे आसपास हिंदी मीडियम के होते थे। इसमें 300 होते थे इंग्लिश मीडियम और अदर लैंग्वेज में। लेकिन यहाँ तो सिचुएशन बिल्कुल पैनिक है कि 800 में से 50 बच्चे भी नहीं जा रहे हैं हिंदी मीडियम के। 800 में से कितने, 24, 22, 23, 27 ऐसे बच्चे इतने ही हिंदी मीडियम के जो है रिजल्ट देखने को हमें मिल रहा है। ऑफकोर्स निराशा होगी, चाहे आप हो कोई भी हो, अगर जो हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हो यार, रिजल्ट ही नहीं कर रहा है, पढ़ के क्या फ़ायदा, चलो यार कहीं दाएँ बाएँ एग्जाम की तरफ बढ़ते हैं। यूपीपीसीएस देते हैं, रैस देते हैं, बीपीएससी देते हैं, उत्तराखंड देते हैं, एमपीपीसीएस देते हैं, ये कुछ 4-5 जो स्टेट की मैं उसके बाद बात कर रहा हूँ। पर जो सपना जो आपके अंदर है एक आईएएस बनने का, वो तो सपना कहीं टूटता जा रहा है ना।
तो एक तो ये भी एक प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है कि सिलेक्शंस क्यों नहीं हो रहे हैं, कि जिसके पीछे डायनामिक अप्रोच। 2019 में क्या हुआ, 2013 में क्या हुआ, एक ऑप्शन हटा दिया, तो जहाँ पे जो चांसेस होते थे मार्क्स निकालने के हिंदी मीडियम के लिए, वहाँ पे वो चांसेस खत्म कर दिए। अब पेपर कर दिया GS1 से लेके GS4 तक, बेटा ऑप्शनल की जगह अब आपको GS में फाइट करनी है। GS के साथ मुद्दा यहाँ पे ये देखने को मिलता है हमें कि GS में कंटेंट की कमी हमें बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है। कुछ गिनी चुनी कोचिंग्स के नाम मैं यहाँ पे नहीं लेना चाहूँगा, मैं किसी कोचिंग वाले को यहाँ प्रमोट नहीं करना चाहूँगा। जस्ट ये बोलूँगा कि इंग्लिश मीडियम के साथ काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं। हिंदी मीडियम के साथ कोई एक या दो ही लिमिटेड वेबसाइट्स हैं। इवन हमारे साथ भी चुनौती आती है, हम भी हिंदी में टाइप करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाता है, क्या करें भाई, टाइपिंग स्पीड ऐसी है, फिर टाइपिंग राइटिंग ऐसी है, फिर ट्रांसलेशन ऐसी है कि जान निकल जाती है। एक तो ये, यानी कि जो GS1 से लेके GS4 का जो गैप है हिंदी में, ये अभी भी बना हुआ है। लोग कहते हैं गैप नहीं है, इवन आप कुछ लोग एडिटोरियल डेली बेसिस पे देखते हैं, मैं मानता हूँ आप देखते होंगे दाएं बाएं से, लेकिन कभी आपने सोचा कि आपके नोट्स जो होते हैं वो इंग्लिश में बनते हैं। आप ठीक है देख लिया, सुन लिया, हिंदी में समझा दिया, इंग्लिश में उन्होंने दे दिया अपने हिसाब से टूटी फूटी मिक्स, जिसको बोलते हैं हिंदी और इंग्लिश में आपने उठा के दोनों उठा के कर दिया। भैया यू आर गोइंग टू डू अ वेरी बिग मिस्टेक। क्यों? एग्जाम हॉल में इंग्लिश के बड़ी याद रहेंगे, हिंदी पूछोगे पेन रुकेगा, कहानी खत्म, यानी कि आपके क्वेश्चन छूटेंगे। तो इस केस में अब किसी को भी फॉलो करें, मैं नहीं कह रहा मुझे, किसी को भी फॉलो करें, आपका अगर आप एडिटोरियल करते हैं तो उसको कंप्लीट हिंदी में ही नोट्स बनाइए, इंग्लिश में नहीं बनाएंगे। समझ आया? अब आते हैं थोड़ा दूसरे एनालिसिस पे। दूसरा एनालिसिस यही है कि 2012 में 2 ऑप्शनल, जीएस कंटेंट काफ़ी कम था, जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। 2013 से 2020 तक का जो भी 2020 में एग्जाम होने वाला है, 1 ऑप्शनल और जीएस कंटेंट यहाँ पे जो है ज़्यादा यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। ओवरऑल एनालिसिस यहाँ पे ये कहता है कि हार्डली 10% एस्पिरेंट्स जो होते हैं वो प्रीलिम्स क्वालिफाइड करते हैं। ध्यान समझिएगा, ओवरऑल यहाँ पे होता है कि हार्डली 10% जो पीपल्स होते हैं वो कुछ अराउंड मान के चलें कि 10% प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, जिसमें से 4 to 5% ऐसे बच्चे होते हैं जो शॉर्ट होते हैं कि जिनका मेंस जो है निकलेगा, जिसमें से 4 to 5% में कुछ हार्डली जो रिजल्ट अभी आज के समय आ रहा है कि 1 to 1.5% रिजल्ट आ रहा है। एक ये कॉमन सेंस है कि 10% बच्चे थे जिनका प्रीलिम्स निकला, आधे बच्चे ऐसे होते हैं होगा नहीं होगा उसी में लटके रहते हैं, जिसमें से 10 में से 5 बच्चे ऐसे होते हैं जो श्योर होते हैं कि हाँ हम मेंस करेंगे, हमारी मेंस की तैयारी बढ़िया है और हम मेंस को फाड़ के रखेंगे। लेकिन अब क्या होता है, मेंस के बाद फिर आता है इंटरव्यू में मार्क्स आपको कम मिलते हैं। हाँ, ये कटु सत्य है दोस्तों कि इंग्लिश मीडियम वालों को मार्क्स थोड़े से लिबरल होते हैं क्योंकि इंग्लिश में होता है। मेरा जो ओवरऑल एनालिसिस है 5 साल का, मुझे यहाँ पे ये देखने को मिला, जो टॉपर है हिंदी मीडियम का, जो इंग्लिश मीडियम का, जो इंग्लिश मीडियम से जिसने इंटरव्यू दिया, जो हिंदी मीडियम का टॉपर है, उसमें कुछ 15 मार्क्स का मुझे डिफरेंस हमेशा दिखता है। 15, 14, इवन 20 मार्क्स का मुझे डिफरेंस जो है हमेशा इंटरव्यू में दिखता है। तो जो ये 20 मार्क्स होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपकी रैंकिंग को खत्म कर सकते हैं, आपकी कट ऑफ को उड़ा सकते हैं, इवन आपका सिलेक्शन रोक सकते हैं। तो एक तो पहली बात तो 20 मार्क्स हमें ये देखने को मिलते हैं, राइट। दूसरा रीज़न यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि सीसेट का इशू अभी बना हुआ है। बात तो सही है कि 33% लाने हैं, पर भैया 33% लाने में भी एस्पिरेंट लोगों की जान निकल जाती है। क्यों? इंग्लिश के जो अनसिन पैसेज, जिसको मैं कंप्रेंशन जिसको आप कहते हैं अनसिन पैसेज, उनकी हिंदी ऐसी होती है कि दिमाग सर के ऊपर से निकल जाता है। ये बात आपको ही पता है कि इसकी ट्रांसलेशन इतनी भयानक होती है कि उसको पढ़ने के बाद ऐसा लगता है पेपर में सर मार लो एग्जाम हॉल में, राइट। फिर मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस जो होते हैं वो देखा जाए तो कैट लेवल के आसपास के अब जो है डालने लग गए हैं, यानी कि मैथ्स और रीजनिंग भी थोड़ी टफ यहाँ पे हमें जो थोड़ी बहुत देखने को मिले। लेकिन यूपीएससी कभी भी कैलकुलेशन मैथ्स नहीं पूछता, इस चीज़ को याद रखिएगा। यूपीएससी कभी भी कैलकुलेशन नहीं पूछेगा, वो हमेशा लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा कि आपने लॉजिक लगाना, आंसर निकल जाएगा। बस यहाँ पे आप मार खा जाते हो। आप आंसर्स पर प्रैक्टिस करते रहते हो, लेकिन कभी लॉजिक्स के ऊपर ध्यान नहीं देते। तो लॉजिक्स का लगना भी यहाँ पे जो है बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ में। अगर आप लॉजिक निकालें तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके जो बन सकते हैं। एक तो सीसेट का इशू, यानी कि सीसेट में भी ऐसे बच्चे हैं जो होनहार बच्चे हैं, वो सीसेट में रुक जाते हैं क्योंकि सीसेट उनकी बाधा दौड़ होती है। हमारे भी पीजीपी बैच में काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी सीसेट से जान निकल रही है। जीएस में तो बोलते हैं सर 140 130 तक ला सकते हैं, लेकिन सीसेट तो पास हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। एक और इशू जो हमें देखने को मिलता है वो है आपका ऑप्शनल दोस्तों इज़ अ गेम चेंजर। मैं यहाँ पे इसको एज ए गेम चेंजर के तौर पे यहाँ पे डिफाइन करना चाहूँगा। अगर यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे गेम चेंजर, अगर फॉर एग्जांपल आज के समय अगर मैं बढ़िया दौर की बात करूँ तो हिंदी लिटरेचर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और हिंदी मीडियम में अगर आप पेपर देना चाहते हैं तो हिंदी लिटरेचर कोशिश करो कि अगर कर सकते हो तो हिंदी लिटरेचर उठाओ ना।
यही एक ऐसा स्कोर है जहाँ पे 344 तक अभी तक मार्क्स आए हैं हाईएस्ट, और इवन एक एवरेज एक अच्छा अगर आप पेपर लिखते हो तो 300 के आसपास जो आपका स्कोर बन जाता है। अब ध्यान से समझना, 500 में से 300 में 500 में से 300, ध्यान से समझिए, परसेंटेज निकालोगे तो कुछ अप्रोक्सीमेटली 60% आपने यहाँ पे गेन किया। और दूसरी बात, PSIR वालों का फ्लॉप है, लास्ट 5 साल से कोई भी एक सिंगल सिलेक्शन नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा PSIR पवेड वालों का। और साथ में फिलो और हिस्ट्री की अगर बात करूँ तो इसके बाद अगर हिंदी लिटरेचर के बाद द सेकंड जो बेस्ट सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री है। ये आपका GS में भी काम करेगा, GS 1 में भी, और कहीं ना कहीं आपके पृष्ठभूमि बनाने में भी जो काम करेगा अगर बात करें तो। उसके बाद थर्ड जो बेस्ट ऑप्शन जो मुझे दिखता है वो दिखता है फिलोसफी। इवन सोशोलॉजी समाज शास्त्र से भी कोई सिलेक्शन नहीं हुआ है हिंदी मीडियम को लेके। आप जो ये पांडे सर के जो नोट्स पढ़ते हो, मैं टू बी फ्रैंक, मैं ऑनेस्टली बात करूं, टट्टी नोट्स हैं वो। मुझे कैसे पता भाई, मैं मार्केट में घूमता हूं, मुझे पता है क्या चीज़ है क्या नहीं है। सॉरी टू से, बुरा लग रहा होगा किसी के ऑप्शन की बात हो तो मे बी आपको काफ़ी बुरा लग रहा होगा, बट ये कटु सत्य है। मैं कटु सत्य की बात कर रहा हूँ, आखिर क्या रीजंस हैं कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट जो है इतना कम आ रहा है। तो अब आपको क्या फोकस करना चाहिए, आपको हमेशा ऑप्शनल पीछे पकड़ो। GS हो जाता है, बच्चे क्या करते हैं GS में घुसे रहते हैं, GS पेपर आ जाता है, अरे यार ऑप्शनल ही नहीं पढ़ा, कंप्लीट ही नहीं है ऑप्शनल। ऑप्शनल कंप्लीट नहीं है तो कैसे करोगे एग्जाम की तैयारी, कहाँ से निकलेगा रिजल्ट। तो अभी से अगर 2021 की आप तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान रखना, 2021 2022 जो भी आप तैयारी कर रहे हैं तो पहले अपने ऑप्शनल को खत्म करो। पहला टास्क आपका ये होना चाहिए कि यार डेली बेसिस पे मुझे ऑप्शनल 3 से 4 घंटे पढ़ना है, जब जाके मैं आगे GS 1 GS 2 GS 3 जो भी मैं देखूं, पहले मैंने ऑप्शनल को कंप्लीट करना है। क्योंकि कोशिश ये करनी चाहिए कि ऑप्शनल से ही हाईएस्ट मार्क्स निकालने की कोशिश करो, कि ऑप्शन जितना अच्छा होगा, क्योंकि मैं बताऊंगा GS में मार्क्स नहीं मिलते हैं ज़्यादा, मैं आगे इस पर डिस्कस करूंगा, लेकिन ऑप्शनल 500 मार्क्स का आपको गेम चेंजर होगा। यहाँ से मैक्सिमम 300 प्लस एक एवरेज स्कोर निकालने की कोशिश करो, जब जाके उम्मीद रखना कि हाँ सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। सेकंड आता है ऐसे में क्या देखता हूँ मैं बेसिकली क्या देखता हूँ, अभी तक जो मेरा ट्रेंड है मैं उसी पे बात करता हूँ। बच्चे क्या है, ऐसे पीछे बुक के पीछे भागते हैं। भैया UPSC बुक से नहीं पूछता, वो करंट टॉपिक से पूछता है। करंट टॉपिक आपके दिमाग की खोपड़ी, जब आप इतने सारे एडिटोरियल पढ़ते हो डेली बेसिस पे, तो आपके पास यू हैव इनफ कंटेंट, उसी में से आपको बना के लिखना होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि ऐसे के लिए किसी बुक की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगर आपने अच्छे से 6 से 7 महीने 8 महीने अगर आपने अच्छे से एडिटोरियल पढ़ लिया है, उसके बाद अगर आप कोई भी ऐसे आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपने NCERT पढ़ ली, आपने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ ली, और साथ में आप करंट अपना जो है पढ़ ही रहे हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें जो है आपको जो है थोड़ी सी ज़्यादा जो है फोकस रखनी पड़ेंगी। हिंदी मीडियम की फिलॉसफी क्या होती है, यार कोई बुक मिल जाए रट्टा मार लूँ, उसी में से आ जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। ध्यान से देखो, 2019 का मेंस का पेपर देखोगे तो पता चलेगा कि जो ऐसे का पेपर बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल हो गया, यानी कि 4 इसमें से 2 फिलोसफिकल, 2 नीचे से फिलोसफिकल, दो कंटेंट लिखने, यानी कि आपको अपनी तर्क शक्ति को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, डायमेंशंस को 360 डिग्री घुमाना होगा। यानी कि कोई भी एक टॉपिक होता है उसको इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव से सोचो, पॉलिटिकल एस्पेक्ट से सोचो, सिक्योरिटी से सोचो, IR से सोचो, कल्चरल से सोचो, समझ रहे हैं आप। इस तरह से सभी डायमेंशंस में से अगर आप सोचेंगे तो फिर आप एक ऐसे जो है आप लिख पाएंगे। एथिक्स के लिए क्या होता है, कोचिंग वाले नोट्स मिल जाए उनको रट्टा मार लेते हैं, फिर कोई एक बुक मिल जाए ठीक ठाक, उसी को पढ़ के चले जाते हैं। लॉजिकल यहाँ पे ये बात है कि UPSC आपके डेली लाइफ से क्वेश्चन निकाल के पूछता है, एक जनरल क्वेश्चन पूछता है, वो आपसे फ्रेम करता है, जो आपको ना किसी टट्टी वाले नोट्स में मिलेंगे और ना आपको किसी बुक में मिलेंगे। जनरल क्वेश्चन को आपको लिखना होगा और जनरल से ही आपको एग्जाम्पल्स निकालने होंगे, जिसको हम बोलते हैं केस स्टडी, जो आपको कोटेशन में काम आती है। तो उसी में से अगर आप डेली बेसिस न्यूज़पेपर पढ़ के अच्छे से और उसी में से एग्जाम्पल्स निकाल रहे हो, तो आप, मैं कह सकता हूँ, आप बहुत अच्छा कर सकते हो। हाँ, केस स्टडी के लिए किसी भी कोचिंग के आप रेफर कर सकते हो, किसी की भी, विजन, दृष्टि, व्हाट्सएवर जो भी आपके आसपास है, केस स्टडी के लिए आप रेफर कर सकते हो। बट फॉर द थ्योरी पार्ट यू हैव टू बी केयरफुल कि थ्योरी पार्ट से जो चीज़ें निकलेंगी वो आपकी ध्यान रखिएगा, इसी केस में निकलेंगी कि आपको अपना खुद का बना कर लिखना है। समझ आया? यहाँ पे कोई भी नोट्स वोट्स कोई काम नहीं आएंगे, यहाँ आपको अपने हिसाब से लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, गांधी जी के बारे में तो आप पढ़ लोगे, लेकिन आज के दौर में गांधी जी की क्या प्रासंगिकता है उसके बारे में बताइए। बस टाटा फिश, पता ही नहीं आज के दौर में क्या चल रहा है। रट्टा तो मार लिया, लेकिन आज के दौर में क्या पता चला, कुछ नहीं। तो ये सब चीज़ें आपको जो है समझनी पड़ेंगी। अगर एनालाइज करो, एक पेज पे एनालाइज करते हैं, ऑप्शनल से अगर आप 300 मार्क्स के आसपास ले लो, ऐसे से आप कुछ ऑलमोस्ट 140
टू 150, 150 काफ़ी टफ टास्क है, 140 तक खींचने की कोशिश करो, सभी 360 डिग्री डायमेंशन को निकालो, और इथिक्स में कुछ 110 के आसपास ले लो तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा, रुकेगा नहीं। क्यों? यहाँ पे आपके आ गए 300, यहाँ पे आ गया आपके 140 और यहाँ पे आ गया 110। अगर इसको टोटल करो तो कुछ आपके यहाँ पे 550 मार्क्स आपके आउट ऑफ 100 आपके बन जाते हैं, यानी कि 55% अभी भी आपने खींच ली है, जबकि इंटरव्यू बाकी है। भी इंटरव्यू और आपका जीएस सेक्शन जो आपका जो इंटरव्यू जो आपका 275 मार्क्स का होता है और आपका 750 मार्क्स का ये होता है। तो इसमें से अगर हम बात करें तो आपका 995 मार्क्स अभी आपके बाकी हैं, समझे? यानी कि अब आपने जो फोकस करना है, पहले सबसे पहले टारगेट ऑप्शन को बनाओ, सेकंड टारगेट आपका एथिक्स होना चाहिए, थर्ड टारगेट आपका जो है एस से होना चाहिए। इस पे कमांड बना के रखो, व्हाट्सएप अपने खुद के नोट्स बनाओ, ज़्यादा यहाँ पे मैं बोलूँगा तो बेस्ट रहेगा। लेकिन हिंदी मीडियम वालों के साथ क्या होता है? होता ये है कि ये इन तीनों की स्वाहा कर देते हैं, भाड़ में जाए सारे सब्जेक्ट और लग जाओ GS 1 से लेके GS पेपर 3 तक। अरे भैया डेली एडिटोरियल सुनना है डेली, तो कहाँ बचेगी एनर्जी? तुमने ये किया नहीं, GS 1 GS में 3 में घुसा, अरे कितना कितना खींच लोगे? 750 मार्क्स में से कितना खींच लोगे? आप ही बताए, 300 खींच लोगे, 350 खींच लोगे, इससे ज़्यादा तो औकात नहीं है हिंदी मीडियम की। सॉरी टू से, लेकिन बुरा लग रहा होगा, बट सच हमेशा कड़वा होता है। अब आते हैं नेक्स्ट, नाउ कम टू द जीएस के लिए ध्यान रखिएगा, GS 2 पेपर हमेशा बुच्चड़ रहा है। बुच्चड़ माने कि यहाँ पे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। GS पेपर 2 में जो लास्ट के 5 साल का ट्रेंड, मैं आपको 6 साल का ट्रेंड बताऊं, GS 1 में आपको हमेशा अच्छा स्कोर मिलेगा, क्योंकि स्टैटिक है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें हिस्ट्री सेक्शन आ जाता है। लेकिन हिस्ट्री का स्टैटिक भी ऐसा होता है कि आपका दिमाग घुमा देता है, जो आपको स्पेक्ट्रम की किताब से नहीं मिलेगा डायरेक्ट, आपको सोचना पड़ेगा। सोचना कैसे पड़ेगा, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अगर मान लो 1857 का विद्रोह अगर सक्सेसफुल हो जाता, मान लो ब्रिटिश गवर्नमेंट भाग जाती, चली जाती और भारत सरकार, और यहाँ पे भारत सरकार आ जाती, तो आज के परिप्रेक्ष्य में भारत कैसा होता? एनालाइज करो। एक क्वेश्चन ये, अगर गांधी जी 1915 में वापस आए थे, अगर कहीं ये अफ्रीका ना जाते और गांधी जी अगर 1901 से अगर आंदोलन स्टार्ट करते, तो हमें आज़ादी कब तक मिल सकती थी? और आज़ादी मिलती तो क्या वो सही मायने में आज़ादी होती? एक तो ये एनालिसिस। एक क्वेश्चन ये समझो, हड़प्पा संस्कृति, राइट, हड़प्पा संस्कृति आज के भारतीय परिप्रेक्ष्य में, आज के युग में अगर बात करें तो उसका क्या महत्व है? ये क्वेश्चन तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे। क्यों? यहां सोचना पड़ेगा क्या महत्व है, समझ रहे हैं? क्योंकि मैंने करंट से इन चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करी है। हड़प्पा संस्कृति हमने क्या सीखा? नगर व्यवस्था, नाली सिस्टम, ये जो आज के हमारे भारत के देश में जो कमी है उसी चीज़ से रूबरू है। ड्रेन सिस्टम है नहीं, जब भी बाढ़ें आ रही हैं असम में और बिहार में। कंसेप्ट को समझे बाबा, ये सारी चीज़ें आपको जो है सोचनी पड़ेंगी। आप क्या करते हैं, नोट्स उठाओ कोचिंग वाले के, जो मुखर्जी नगर में जो मिलते हैं, बस उसी से ख़त्म करो। मैं एक चीज़ बता दूं, इंग्लिश मीडियम से अभी तक 464 आउट ऑफ 1000 मार्क्स हाईएस्ट है इंग्लिश मीडियम से। आप रेंज को समझो, 1000 में से 464 कितने मार्क्स? 46.4% हाईएस्ट है ये। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे ये दिखाऊं, आपके ऑप्शनल का मैं एक ऑटोमेटिक यहाँ पे रूट दिखा रहा था, ये वाला, तो आप यहाँ पे 55% मार्क्स अगर आप ले आए, 55%, यहाँ पे देख रहे हो जीएस में आप कितना भी कर लो 46 पॉइंट्स जो ये 4 है ये हाईएस्ट है। तो यहाँ पे आपका GS 1, GS 2, GS 3 में आपका टारगेट ये होना चाहिए कि एटलीस्ट यू शुड गो विद 100 के आसपास जो आप अपनी जो रेंज अगर आप सेट कर लें कि यार GS 1, GS 2, GS 3 में अगर मैं 100 ले आऊँ तो मज़ा आ जाएगा। इससे ज़्यादा मत सोचो कि 125, 100 मिनिमम आपका होना चाहिए, तो सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों? 550 पीछे थे, 330 ये लगा लो, कितने हो गए? 880 कुछ, उसमें भी तो लाओगे इंटरव्यू में। 275 में से ऑन एवरेज हिंदी मीडियम का 170, 165 जाता है, तो अगर 165 को प्लस कर दो तो ऑटोमेटिक सिलेक्शन आपका होके रहेगा। दैट्स कॉल्ड माई फिलॉसफी, जो मैं अपने पीजीपी स्टूडेंट को देता हूँ। अब आते हैं थोड़ा सा और आगे, ऑप्शनल सजेशंस में मैं आपको यहाँ पे बोलूँगा कि सबसे पहले ऑप्शन को टैकल करना है। पहले उठाओ सिलेबस, उसको उठा के रखो, उसकी फोटोकॉपी निकाल के आप अपने जहाँ स्टडी टेबल पर रखते हो उसको चिपका लो बढ़िया से। आपके पास सामने भी होना चाहिए और आपके पास पेपर में, लूज पेपर में होना चाहिए हमेशा। और उस ऑप्शन के सिलेबस को समझो, उसकी रेंज को निकालने की कोशिश करो।
इसके लिए क्या मदद करेंगे, प्रीवियस पेपर सेक्शनल वाइज। अगर नहीं है तो उसको खुद को बनाओ, टाइम लगेगा, मे बी इसमें इट विल टेक 10 to 15 डेज, कोई बात नहीं, लग जाने दो। ये 15 दिन जिसमें लगाओगे ना तो चीज़ आपको समझ आ जाएंगी कि व्हाट नॉट टू रीड, व्हाट नॉट टू रीड, क्या हमें नहीं पढ़ना है इस पर हमें ज़्यादा फोकस करना है, रेदर देन हमें क्या पढ़ना है उस पर फोकस नहीं करना, हमें क्या नहीं पढ़ना है, यानी कि हमें क्या छोड़ना है। फिर प्रीवियस एनालिसिस हो गया, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक उठाओ, कोचिंग वाले नोट डायरेक्ट नहीं, स्टैंडर्ड बुक उठाओ, उनसे अपने बुक सोर्स खुद का बनाओ, कौन क्या कहता है किसी के बारे में कुछ मत सोचो, अपने बारे में से सोचो। फिर कोचिंग वाले के नोट्स उठाओ, कंपेयर करो कि मैं इन कोचिंग वाले नोट्स से अपने नोट्स कितने बेहतर बना सकता हूँ। फिर 2 से 3 बार पढ़ने के बाद इनके खुद के एक शॉर्ट नोट्स बनाओ। मान लो आपने अगर 1000 पेज के नोट्स पढ़े तो उसको 100 पेज में कन्वर्ट करो। शॉर्ट नोट्स आपके हाथ में, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बार बार रिवाइज किए जा सकते हैं। फिर प्रीवियस ईयर्स के पेपर लगाओ, लिखने की कोशिश करो, क्योंकि मॉडल आंसर होते हैं, ज़्यादातर सोल्यूशन देते हैं लोग, उनको लिखने की कोशिश करो। फिर जब ये सारे काम हो जाए फिर रिवाइज करो 5 से 6 बार। फिर टेस्ट सीरीज लगाओ किसी भी कोचिंग की, फिर 6 से 7 बार रिवाइज करो, फिर एग्जाम देके आओ, देख लेना सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट मेरा सजेशन यहाँ पे ये है दोस्तों, स्टार्ट विद योर डे विद योर ऑप्शन सब्जेक्ट। टू बी ऑनेस्ट, ऑप्शन सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट करो। ये नहीं कि बस सुबह उठा दैनिक जागरण द हिंदू ले लिया या फिर एडिटोरियल वीडियो ले ली, इसको खत्म करते हैं, नहीं। शुरू के 3 से 4 आवर बहुत प्रोडक्टिव होते हैं, तो इसको प्रोडक्टिव चीज़ों में लगाओ, यानी कि अपने ऑप्शन पे ज़्यादा फोकस करो। अगर द हिंदू और इस पर लग गए ना तो फिर वो दिमाग की दही बन जाती है, फिर आगे पढ़ने का मन नहीं करता। अरे द हिंदू खत्म कर लिया, बहुत खत्म कर लिया, भैया द हिंदू जो है 365 दिन आएगा, हमें 365 दिन हमें अपनी एनर्जी बना के रखनी है। तो बेटर है कि अपने ऑप्शन से स्टार्ट करो या फिर इवन जीएस मेन से स्टार्ट करो, जो भी है, लेकिन आपके मेन से रिलेटेड आपका जो है टॉपिक यहाँ पे होना चाहिए। और जब भी आप एडिटोरियल के नोट्स बनाएं तो इट शुड बी इन हिंदी। ये नहीं कि मिक्स लिख रहे हो हिंदी और इंग्लिश, नहीं, हिंदी या हिंदी में लिखना है, क्योंकि आपने हिंदी में लिखना है, तो हिंदी में जब वर्ड डालोगे तो हिंदी में लिखोगे। तो उसके भी शॉर्ट नोट्स बनाओ, एक एडिटोरियल 1 पेज, ये फिलॉसफी रखो, एक एडिटोरियल को एक ही पेज पर लिखना है, चाहे कितना भी कंटेंट कम लिखो, उतना लिखो जितनी आपकी ज़रूरत है, कि आपके पास 5 से 6 पॉइंट नकारात्मक में मिल जाए, 5 से 6 पॉइंट सकारात्मक मिल जाए, कुछ 3 से 4 पॉइंट वे फॉरवर्ड मिल जाए। समझे मेरी बात को, आगे बढ़ते हैं। ओवरऑल सजेशंस में यह है कि अपना खुद का एक रोड मैप बनाओ। रोड मैप का मतलब यहाँ पे ये होता है कि दोस्तों, कि मान लो कल आपने पढ़ना है सुबह, आज रात तक आपका रोड मैप बनना चाहिए कि कल का आपका टास्क क्या है, उसके हिसाब से पढ़ो। देखना 3 दिन 4 दिन करके देखना, आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। फिर कंसाइज नोट्स हमेशा बना के रखो, 10% वाली 10 to 15% वाली फिलॉसफी को हमेशा याद रखो। GS1 से लेकर GS4 के सेपरेट वाइज टॉपिक वाइज नोट्स बना के रखने हैं। फोकस मोर ऑन RSTV डिबेट्स, RSTV की जो भी डिबेट्स आते हैं उनको सुनो, कमेंट्स को पढ़ो, थोड़े व्यूज़ मिलेंगे, कमेंट्स भी हमेशा पढ़ने चाहिए। बकवास न्यूज़ चैनल लाइक आज तक, जी न्यूज़, NDTV, ये सब इनको हटाओ, ये सब प्रो बोल सकते प्रोपेगेंडा वाले चैनल है सारे। द फोकस मोर ऑन द RSTV की डिबेट्स के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है। फिर योर फोकस शुड बी ऑन UPSC और एनी स्टेट PCS, या फिर UPSC दे रहे हो या फिर किसी भी एक स्टेट PCS पे फोकस करो। UP PCS कर सकते हो, BPSC कर सकते हो, या फिर RS मेंस, MP PCS, जो भी है, लेकिन डू नॉट गो विद SSC या रेलवे या फिर अदर एग्जाम्स के पीछे मत भागो। उसी एग्जाम के पीछे भागो जहाँ तुम्हें लगता है मैं कर सकता हूँ, जहाँ तुम्हें लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, फॉर्म वॉर्म भरने का कोई फायदा नहीं है, खाऊंगा टाइम वेस्ट करोगे। आंसर राइटिंग ऑनेस्टली बोलूँ तो 4 से 5 महीने में एक अच्छी सी आंसर राइटिंग विद टाइम लिमिट बाउंडेशन में लिखी जा सकती है। तो आंसर राइटिंग की तरह लेके फ्रस्ट्रेट मत होइए, अपने कंटेंट को डेवलप कीजिए पहले। जब कंटेंट डेवलप हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आंसर्स लिखने स्टार्ट हो जाते हैं। मे बी एक आपको पहला आंसर लिखने में 30 मिनट लगे, 40 मिनट लगे, पर जब रेगुलरिटी पे रखेंगे इस एग्जाम को 1 महीने तक, जब आप लिखते चले जाएंगे तो देखना एक एग्जाम ऐसा भी समय आ गया जब आप 9 मिनट्स में आप लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो हमें 8 to 9 मिनट्स में एक जो है आंसर जो हमें लिखना है। 360 डिग्री से सोचो, आंसर्स में हमेशा 360 डिग्री लगाओ, करंट इवेंट्स को ज़्यादा जोड़ो, पुराने इवेंट्स को नहीं। जैसे कि कृषि में समस्याएं क्या क्या हैं, सबको पता है क्या क्या समस्याएं, और आगे सजेशन सुझाइए, मैं आपको इसका आंसर आज देता हूँ। दोस्तों जब कृषि में समस्याएं आ गई ना, तो आप ये मत लिखो कि पॉपुलेशन, गरीबी, बेरोजगारी, ये सबको पता है। एक IAS के आंसर में पहला आंसर क्या आना चाहिए, सब्सिडी का इशू। दूसरा APMC का इशू, समझ आ गया। तीसरा WTO का अंबर बॉक्स का इशू, समझ आ गया। देखो मेरे कंटेंट में कितना स्ट्रॉन्ग दिखा रहा हूं मैं आपको। पहला पॉइंट सब्सिडी इशू, दूसरा पॉइंट APMC एक्ट इशू, तीसरा पॉइंट WTO इशू, चौथे पॉइंट में मैं सारे ये कोमा डालते हुए लिख दूंगा बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, लो प्रोडक्टिविटी इशू। चौथा पॉइंट ये भी बना सकते हो कि हमारे देश में लो प्रोडक्टिविटी इशू, जिसमें हमारा NPK
हमें जो देखने को मिलता है कि हमारी भूमि शहरी हो रही है, जैसे कि पंजाब और हरियाणा के केसेस में हमें देखने को मिल रहा है। ये 4 पॉइंट के बाद 5वें पॉइंट में आप ये लिख दो, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही, पॉपुलेशन, गरीबी, यो मतलब कि आप समझ रहे हैं। और दूसरा एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट बोलूँ तो जिसका हम बोल सकते हैं कि भूमि का इशू इन द सेंस हमारे जो खेत खलियान है वो कम हेक्टेयर में है। ऑलमोस्ट 86% जो हेक्टेयर जो मतलब जो किसान है उनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर के आसपास जो है ज़मीन है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट लिखोगे ना तो एग्जामिनर इंप्रेस होगा। वे सजेशंस में ये नहीं, गवर्नमेंट की स्कीम्स निकालो, लॉन्च करो, जो ई नाम पोर्टल जो भी लिखे उनको लिखोगे तो आपको बेटर मार्क्स मिलेंगे। डोंट रीड पेज टू पेज एनी बुक, कोई भी बुक को पेज टू पेज नहीं पढ़ने की जरूरत है। उन्हीं बुक्स को पढ़ें जो इंपॉर्टेंट है, लाइक लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम, ये पेज टू पेज पढ़नी है, लेकिन और एनसीईआरटी पेज टू पेज पढ़नी है। लेकिन उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स जो आप लेते हैं रेफरेंस के लिए उनको कभी भी पेज टू पेज नहीं, अपने वर्ड टू वर्ड पढ़ें। प्रीवियस पेपर्स को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, अपना खुद का टाइम टेबल बनाएं और अवॉइड लड़कीबाजी, सेटिंगबाजी, जो बेसिकली अगर देखा जाए तो मुखर्जी नगर में गंदगी है, अगर मैं बात करूँ मैक्सिमम लोगों के दिमाग में इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा बॉस। करियर के पीछे भागो, लड़की तुम्हारे पीछे भागेगी। लड़की के पीछे भागोगे ना तो ज़िंदगी भर भागते रह जाओगे, ये मेरा खंड सत्य है। तो ओवरऑल यही सारी चीज़ें थी, डायनेमिक अप्रोच। और एक चीज़ और, यूट्यूब पे कुछ चैनल्स हैं, आप उन चैनल्स को रेफ़र करें, लिमिटेड रहें चैनल्स के साथ, ये नहीं कि सारे के सारे सब्सक्राइब कर लिए। जो तुम्हें काम का लगता है उसी को सब्सक्राइब करो, जो काम का नहीं लगता उनको अनसब्सक्राइब करके रखो और अपने कंटेंट तक ही सीमित रहो। बस यूपीएससी जर्नी में अप एंड डाउन्स आते हैं दोस्तों लाइफ में। अगर आप ये सजेशंस अगर मेरी तरफ से कुछ फॉलो कर पाएँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि काफ़ी चेंजेस आपको जो देखने पड़ेंगे। जय हिंद।